हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इकोनॉमिक सेक्शन के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडिविजुअल्स एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी असेस्ड बाय। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम जो है हमारी, पर कैपिटा इज अ लैटिन टर्म। ठीक है जी, पर कैपिटा एक लैटिन टर्म है। पर कैपिटा इनकम हम कैलकुलेट करते हैं कि एक नेशन स्टेट कंट्री की कितनी इनकम है डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। तो जो उसकी टोटल इनकम है, जब उसको वहां की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उसकी पर कैपिटा इनकम आती है, यानी प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम से ही पता चलता है हमें कि जो पर्सन है उसका एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कितना प्रति व्यक्ति आय से। ये जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की, आज की डेट में 2321 यूएस डॉलर है, $2321 पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। जो हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को 4 ग्रुप में डिवाइड करता है। ठीक है जी, एक रहती है लो इनकम कंट्रीज, एक रहती है लो मिडल इनकम कंट्रीज, एक रहती है लो अपर इनकम कंट्रीज और एक रहती है हाई इनकम कंट्रीज। तो इंडिया जो है अभी हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 2321 यूएस डॉलर, हम आते हैं लो मिडल इनकम कंट्रीज में। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो बताती है एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है किसी पर्सन के लिविंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज नेशनल इनकम जनरेट फ्रॉम। ठीक है जी, व्हाट डज नेशनल इनकम जनरेट फ्रॉम। तो नेशनल इनकम जो हमारी जनरेट होती है कहां से होती है? एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो भी हम यहां पे कोई भी उत्पादक गतिविधि है उससे जो नेशनल इनकम जनरेट हुआ, राष्ट्रीय आय, वो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है उससे जनरेट होता है। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिचुएटेड। तो IRDAI जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उसका हेडक्वार्टर है हमारा हैदराबाद में। ठीक है जी बात, हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में। हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल है। पहले IRDAI का हेडक्वार्टर जो था वो दिल्ली में था, तो दिल्ली से ट्रांसफर किया गया 2001 में तेलंगाना के लिए, हैदराबाद के लिए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी। मल्होत्रा कमेटी रिकमेंडेशन 1999, तब हमने इसको सेटअप किया था IRDAI को, जिसका काम है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? हैदराबाद में, तेलंगाना में। IRDAI मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे 1999 में एस्टैब्लिश हुई। एक ऑप्शन यहां शिमला, शिमला में आपका हेड रहता है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? शिमला में। और IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद, तेलंगाना में। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, कौन इसमें से गलत है? ठीक है जी, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नैरो मनी और एम मनी इंक्लूड करेंसी विद द पब्लिक। पहली बात, जितने भी हमारे करेंसी के नोट हैं उन सबको प्रिंट करता है हमारा RBI। ठीक है जी, 1 रुपए के नोट को छोड़ के उसको कौन प्रिंट करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 रुपए के नोट पे सिग्नेचर रहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के, और जो बाकी जितने हमारे नोट हैं 50, 5 का, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, उस पे सिग्नेचर रहते हैं RBI के गवर्नर के। ठीक है जी, तो जितने भी करेंसी नोट हैं दे आर इन सर्कुलेशन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नो, इशूड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो इनकरेक्ट पूछिए तो ए तो इनकरेक्ट हो गई, ठीक है जी, ए जो है वो इनकरेक्ट है, गलत। अगर यहां आरबीआई होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह तो ये सही होता। हमारे जो नोट हैं वो 4 प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कौन कौन सी हमारी प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में। और एक रहती है मिंटिंग, ठीक है जी, मिंटिंग रहती है, जो कॉइन हमारे मिंट होते हैं वो भी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और उनको सर्कुलेशन में लाता है आरबीआई ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है जी बात। 1 रुपए का नोट और सारे कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाकी सारे नोट आरबीआई। कॉइन्स को आरबीआई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से सर्कुलेशन में लाता है। तो यहां पे ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट होती अगर गवर्नमेंट की ऑफ इंडिया की जगह आरबीआई होता। दूसरा है नैरो मनी और M1 इंक्लूड करेंसी विद दी पब्लिक। देखो जो मनी सप्लाई है उसमें एक रहती है M1 और M2 मनी, एक रहती है M3 और M4 मनी। M1 और M2 को कहते हैं नैरो मनी, ठीक है जी, नैरो मनी। और M1 जो है ये रहती है पब्लिक के पास। M3 और M4 को कहते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है जी, ब्रॉड मनी होती है M3 M4 और M1 M2 होती है नैरो मनी। तो एक होती है M0 भी होती है, इसमें जो M ओ पढ़ देते हैं इसको M0, ये होती है हाई पावर्ड मनी, ठीक है जी, हाई पावर्ड मनी किसको कहते हैं, M0 को। M1 M2 नैरो मनी, M1 पब्लिक के पास होती है। तो क्वेश्चन पढ़ो, नैरो मनी और M1 इंक्लूड करेंसी विद दी पब्लिक, यस, M1 ही नैरो मनी और पब्लिक के पास होती है, तो इट इज करेक्ट। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट है ओनली ए, तो ऑप्शन ए हियर इज करेक्ट आंसर। और दोस्तों ये जो हमारी मनी सप्लाई रहती है ना M1 M2 M3 M4, तो जो लिक्विडिटी है ध्यान रखना, लिक्विडिटी नीचे की तरफ डिक्रीज होती है, लिक्विडिटी नीचे की तरफ डिक्रीज होती है। M1 M2 नैरो मनी पब्लिक, M3 M4 ब्रॉड मनी, और M0 को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम गिवन टू द एजेंसी एट द ग्लोबल लेवल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट। हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों की प्रोटेक्शन के लिए कौन सी एजेंसी है, उस एजेंसी का नाम है कंज्यूमर इंटरनेशनल। याद रखिएगा, कंज्यूमर इंटरनेशनल हमारे उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not related to Human Development Index HDI। ध्यान से सुनिएगा, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक, ये 1990 में आना शुरू हुआ और इसमें 2 इकोनॉमिस्ट थे, इंडिया के थे अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के थे महबूब उल हक, ठीक है जी, महबूब उल हक। इन दोनों ने पहली बार जो था स्टडी किया था एचडीआई के लिए, अमर्त्य सेन इंडिया के इकोनॉमिस्ट और महबूब उल हक पाकिस्तान के। ये जो एचडीआई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इस इंडेक्स को हर साल रिलीज करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी जो एचडीआई का हर साल रैंक आता है, 2022 में जो रैंक आया है उसमें इंडिया का रैंक है 132। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एचडीआई में इंडिया का रैंक कितना है, 132। और जो एचडीआई का स्केल रहता है वो रहता है 0 to 1। पूछ लेते हैं पेपर में कि एचडीआई का स्केल जो है कहां से कहां तक है, तो 0 to 1 इसकी वैल्यू रहती है। अब एचडीआई के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर मानव का जो विकास है उसको हम देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। उसमें से एजुकेशन भी एक पैरामीटर है, पर कैपिटा इनकम भी एक पैरामीटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक पैरामीटर है, फिर स्कूलिंग ईयर भी इसमें एक पैरामीटर रहता है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा पैरामीटर नहीं है, तो बर्थ रेट इज नॉट अ पैरामीटर। बाकी तीनों एचडीआई के पैरामीटर रहते हैं और आपको ये इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास को नापने के लिए कौन सा इसमें से जो है उसको नहीं देखते हैं। इंसिडेंस ऑफ गरीबी की घटना, इसको देखते हैं। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखनी है तो पुअर है रिच है उसको देखेंगे,
भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन कंडीशन, इसको नहीं देखते हैं। ग्रीन इंडेक्स इसको भी देखते हैं, लाइफ स्टेटस ये भी देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है जी, इसको भी देखते हैं, एजुकेशन, इसको भी अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है तो उसमें एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ स्टेटस, ग्रीन इंडेक्स, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, सबको जो है वो मेजर करते हैं। मेजर किसको नहीं करते? भौगोलिक परिस्थितियां, मैटर नहीं करता जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं वो क्या हैं, आपके फेवर में है, अनफेवर है, डजंट मैटर। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कौन सा इसमें से मेजरमेंट के लिए नहीं है? जियोग्राफिकल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, When was RBI Act amended to establish Monetary Policy Committee? देखिए दोस्तों, आरबीआई जो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट आया था 1934 में, आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ठीक है जी बात। तो आरबीआई का एक्ट 1934 है, इस एक्ट में 2016 में अमेंडमेंट की गई। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पढ़ना। अभी 2016 में अमेंडमेंट हुई। दो तरह की पॉलिसी रहती है हमारे पास, एक है मॉनिटरी पॉलिसी और एक रहती है फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का काम है इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई से रिलेटेड, जितना भी इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई का काम है अब कौन देखता है? मॉनिटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी का काम रहता है हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ठीक है जी, इनकम और एक्सपेंडिचर देखना है तो फिस्कल पॉलिसी, और मॉनिटरी पॉलिसी का काम है मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन। ये जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी है 2016 में आरबीआई के एक्ट में संशोधन किया और उसमें मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। ठीक है जी, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल होते हैं 6 मेंबर, 3 होते हैं आरबीआई के, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का, वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो आजकल कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25th गवर्नर है आरबीआई के। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज आरबीआई एक्ट अमेंडेड टू एस्टैब्लिश मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी? तो आपको पता है दो तरह की पॉलिसी है, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का काम है इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, 2016 में इसमें अमेंडमेंट हुई और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एस्टैब्लिश की, जिसमें 3 मेंबर आरबीआई के थे और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। आरबीआई का जो गवर्नर है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। तो करेक्ट आंसर हियर इज 2016। ठीक है जी, 2016। इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई का काम कौन देख रहा है? मॉनिटरी पॉलिसी। तो ध्यान रखिएगा, मॉनिटरी पॉलिसी में इन्फ्लेशन का टारगेट भी देते हैं। आज की डेट में है 4% ±2। 5 सालों में एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई दोनों साथ में बैठकर इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो सेट करते हैं 5 सालों में एक बार। आजकल है 4% ±2। क्लियर है जी बात। तो हेयर करेक्ट आंसर इज 2016 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस? ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास 2 तरह की मार्केट रहती है, एक रहती है फाइनेंशियल मार्केट और एक रहती है ऑर्डिनरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में एक रहती है कैपिटल मार्केट और दूसरी है मनी मार्केट, कमोडिटी मार्केट भी आती है इसमें। ऑर्डिनरी जो मार्केट है उसमें जो है एक आता है मोनोपोली, एकाधिकार, एक है परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है जी बात। और एक रहता है आपका ऑलिगोपोली, और दूसरा रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। 4 रहते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म हैज नो कंट्रोल ओवर प्राइस? तो ये जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन रहता है इसमें प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। परफेक्ट कंपटीशन यानी कि सही प्रतियोगिता, सेम प्रोडक्ट बन रहे हैं, सब्स्टिट्यूट जो है वो अवेलेबल है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी,
परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन आरटीपी इज अ टर्म यूज्ड इन कंटेक्स्ट विद, देखो क्या कह रहा है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स रिजर्व यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें देखो एक आती है फॉरेन की करेंसी, फॉरेन की करेंसी यूएस का डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापान का येन और चाइना का युआन, वो रहता है फॉरेक्स रिजर्व में यानी फॉरेन की करेंसी। दूसरा हमारे पास जो गोल्ड का रिजर्व है, जितना भी हमारे पास सोना है उसका भंडार है, वो भी फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होता है। एक काउंट होता है एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट, और एक काउंट होता है आरटीपी रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। और ध्यान रख, ये सारा फॉरेक्स रिजर्व में आता है। एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट और आरटीपी रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ये हमारा दोनों जो है आईएमएफ के पास होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कब बना था 1944 में। इसके साथ ही कौन बना था, वर्ल्ड बैंक, और दोनों को इकट्ठा क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस हुई थी, पेपर में पूछेंगे कि ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुई तो क्या निकल के आया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, और दोनों को कहते हैं साथ में बने ट्विंस सिस्टर। क्या कहते हैं, ट्विंस सिस्टर। तो जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ये दोनों हेल्ड करते हैं आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। एसडीआर का एक और नाम है पेपर गोल्ड, ठीक है जी, क्या नाम है एसडीआर का, पेपर गोल्ड। क्वेश्चन है आरटीपी, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन इज अ टर्म यूज्ड इन कंटेक्स्ट विद आरबीआई, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो करेक्ट आंसर हियर इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। यानी कि ध्यान सुनिए, आरटीपी क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास एसडीआर भी है और आरटीपी है, रिजर्व ट्रांचे पोजीशन। ये वो वाला जो है रिजर्व ट्रांचे पोजीशन, ये वो पैसा है जिसको जो है कोई भी कंट्री तब निकाल सकती है जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में होती है। क्रिटिकल सिचुएशन कब, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ा जाए, डेफिसिट आ जाए वहां पे, और ये जो है बिना किसी टैक्स के, बिना किसी इंटरेस्ट रेट के आप यहां से पैसा निकाल सकते हैं। तो रिजर्व ट्रांचे पोजीशन आईएमएफ के पास इसको होल्ड करता है, और रिजर्व ट्रांचे पोजीशन एक ऐसा पैसा है जिसको कोई भी कंट्री क्रिटिकल कंडीशन में निकाल सकती है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाए, और उसमें जो भी है इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगता है। तो इट इज आरटीपी, जो किसके पास होता है, आईएमएफ के पास। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया द रिजर्व कैपिटल, ध्यान से सुनना, एक होती है रिजर्व कैपिटल, ठीक है जी, और एक होता है इससे अपोजिट कैपिटल रिजर्व। सॉरी, देखो दोस्तों, जो कैपिटल रिजर्व ले मैन है अगर, तो उसके लिए दोनों एक ही बात है, रिजर्व कैपिटल भी और कैपिटल रिजर्व भी। लेकिन हमारे पास यहां डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन है इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया रिजर्व कैपिटल क्या होती है। ये जो रिजर्व कैपिटल होती है ये होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। कैसी होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। और जो कैपिटल रिजर्व होता है वो होती है हमारी कैपिटल प्रॉफिट। ये क्या होती है, कैपिटल प्रॉफिट। ये जो रिजर्व कैपिटल है इसको जो है लिक्विडेशन के लिए यूज कर सकते हैं, रिजर्व कैपिटल को लिक्विडेशन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कैपिटल रिजर्व है, ध्यान से सुनिएगा, जो कैपिटल रिजर्व होती है ये जो है शेयर होल्डर जो होते हैं उसमें जो डिविडेंड होता है उनमें डिवाइड नहीं होती। शेयर होल्डर में जो डिविडेंड होता है उसमें डिवाइड नहीं होती। लिक्विडिटी के लिए ये अवेलेबल है, कौन सी, रिजर्व कैपिटल। और जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, और ये रखना वॉलंटरी है, ठीक है, मर्जी है आपकी, रखना चाहो तो रखो, ना चाहो तो ना रखो, लेकिन कैपिटल रिजर्व को रखना मैंडेटरी है, ठीक है जी बात, इसको रखना मैंडेटरी है। क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ कंपनीज इन इंडिया रिजर्व कैपिटल इज, आपको पता चल गया एक रिजर्व कैपिटल है एक कैपिटल रिजर्व है। क्वेश्चन, पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल, यस,
ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है रिजर्व कैपिटल, और कैपिटल प्रॉफिट किसका पार्ट है? कैपिटल रिजर्व का। नेक्स्ट, करेक्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो गया। दूसरा, कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ये देखो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में इसको इशू कर सकते हैं, और यहां पे मैंने बोला शेयर होल्डर जो डिविडेंड उसमें नहीं बंटता है। तो हियर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। चला जी पता, तो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following represents a fall in prices? stagflation, disinflation, deflation, select correct option। देखना क्या है? fall in prices। देखो जी, इन्फ्लेशन आपको पता है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज उनका प्राइस बढ़, एक या दो का नहीं, मैक्सिमम का, ठीक है जी, प्राइस बढ़ना हुई इन्फ्लेशन, महंगाई। ये है हमारा, इधर को प्राइस और इधर को है क्वांटिटी, ठीक है जी। ये है 5 रुपए, ये है 10 रुपए, उस हिसाब से रख लीजिए। चीजों का जो है मैक्सिमम का प्राइस बढ़ना शुरू हुआ, 5 से हो गया देखो 7, 8, 9, 10 हो गया। उसके बाद कुछ टाइम कांस्टेंट रहा, फिर नीचे आना शुरू हुआ धीरे धीरे, 9, 8, 7, 6, फिर 5 से भी कम आ गया, फिर और नीचे ऐसे आना शुरू हुआ। तो देखिए ये जो प्राइस बढ़ा मैक्सिमम गुड्स का 5 से 10, वो थी इन्फ्लेशन, महंगाई। और फिर जो 10 से फिर 8 या 9 थोड़ा सा स्टीप, थोड़ा सा जो है वो कम हो गया, उसको कहते हैं डिसफ्लेशन, ठीक है जी। और फिर जब और कम हो जाए, 5 से कम, 3, 2, 1, उसको कहते हैं डीफ्लेशन। क्या कहते हैं? डीफ्लेशन। क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग फॉल इन प्राइसेस? स्टैगफ्लेशन। देखो दोस्तों, स्टैगफ्लेशन होता है जब जो है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों हाई हो, इन्फ्लेशन भी ज्यादा, बेरोजगारी भी ज्यादा, वो होती है स्टैगफ्लेशन। और साथ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है वो रहती है स्लो। किस केस में? स्टैगफ्लेशन के केस में। तो क्वेश्चन है कि फॉल इन प्राइसेस, तो स्टैगफ्लेशन तो इन्फ्लेशन हो रहा है, ये फॉल थोड़ी हुआ, ये तो राइज हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट भी राइज हुआ लेकिन स्लो ग्रोथ है, तो जो स्टैगफ्लेशन है वो आंसर नहीं है। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन देखो ये हुआ कि प्राइसेस जो थे 5 से 10 हो गए, ठीक है, तो इन्फ्लेशन हो, लेकिन 10 से फिर 9 या 8 आ गई, तो थोड़ा सा जो है वो कम हो गया, तो वो भी ना फॉल इन प्राइस, डिसइन्फ्लेशन, ठीक है। दूसरा है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन होता है जब जो है एकदम से जो है प्राइस जो है कम हो जाए मार्केट में, एकदम से 10 से सीधा 6, 5, 4, 3, 2 जो भी। तो विच अमंग द फॉलोइंग फॉल इन प्राइसेस? तो यहां पे मोस्ट एप्रोप्रिएट बोलते हैं पेपर में। वैसे तो डिसफ्लेशन जो है वो भी फॉल ही है, लेकिन उतना नहीं है, थोड़ा कम है, 10 में से 9, 9.5, 8 रुपए। और जो फॉल इन प्राइसेस कौन सा है? डिफ्लेशन, यानी कि ओनली 3, 1, 2, 3, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। ये जो डिसइन्फ्लेशन है वो भी रहता है लेकिन उतना नहीं रहता है डिफ्लेशन से, करेक्ट अगर कंपेयर करें तो। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन सी, ओनली 3। क्लियर है जी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who pays FRP to sugarcane farmer? ध्यान से सुनना, हमारे पास रहता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो है वो देते हैं 22 क्रॉप्स को। कितनों को? 22 क्रॉप्स को। एक क्रॉप और रहती है उसको देते हैं FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, FRP। और उस एक क्रॉप का नाम है शुगर केन। क्वेश्चन पढ़ो, हु पेज FRP टू शुगर केन? तो मैंने कहा FRP इज फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, जो मिलते हैं एक ही क्रॉप को जिसका नाम है शुगर केन यानी कि गन्ना, और MSP मिलता है 22 क्रॉप्स को। MSP कौन देता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रेकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को, फिर ये जो है इशू करते हैं प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि अगर प्रोडक्शन कम ज्यादा होती है या कोई नुकसान होता है कुछ भी है,
तो हम आपको कम से कम इतना तो जो है प्राइस देंगे ही देंगे। ठीक है, सोइंग से पहले करते हैं एमएसपी को अनाउंस कि इतना प्राइस देंगे। मार्केट में अगर प्राइस 8 रुपए हो गया लेकिन एमएसपी 10 था तो हम आपसे 10 में खरीदेंगे, इतना प्राइस देंगे देंगे, प्राइस जितना मर्जी फॉल हो जाए, होता है एमएसपी। एफआरपी किसको देते हैं? शुगर केन को, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो हु पेज एफआरपी टू शुगर केन? शुगर केन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट? नो। स्टेट गवर्नमेंट? नो। शुगर मिल्स। तो जो शुगर मिल होती हैं, चीनी की मिलें, वही जो है उनके जो ऑनर्स होते हैं, जो उद्योगपति हैं, वही जो है एफआरपी देते हैं। ठीक है जी, हमारे फार्मर्स को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च? देखो जी, स्कीमें जो हैं वो आपके पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। स्कीमें जो है करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहता है और जो पुरानी स्कीम है उनसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है हमारी, ये स्कीम आई थी 2014-15 में। ठीक है, ये देखो 15। करेक्ट आंसर इज 2015। तो देखिए स्वदेश दर्शन नाम बता रहा है, स्वदेश, अपने देश के दर्शन करना, स्वदेश दर्शन स्कीम। ये जो हमारी स्वदेश दर्शन स्कीम है, इसमें जो है 15 सर्किट जो है, 15 सर्किट थीम जो है उसके हिसाब से रहता है इनका। ठीक है, स्वदेश के दर्शन के लिए 15 जो है 15 सर्किट थीम को चूज किया गया है, उस हिसाब से ही जो है स्वदेश दर्शन स्कीम चलती है। 2015 में की थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च की थी ये स्कीम। और इसमें जो है 15 सर्किट थीम जो है वो कौन कौन सी रहती हैं? जैसे आपका रहता है रूरल, और आपका हो गया जैसे हेरिटेज, जो थीम रहती है हेरिटेज, या फिर इको से रिलेटेड, या आपके तीर्थकार से रिलेटेड, तीर्थकार होते हैं जैनों के, या फिर सूफी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे जो 15 थीम है। बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट भी एक थीम है इसमें से। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम है उसकी 15 सर्किट, 15 थीमें जो है उसके ऊपर बेस्ड है। उसमें से कुछ मैंने आपको बताया, रूरल, सूफी, साथ में ये तीर्थकार, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, रूरल सर्किट, ठीक है, बुद्धिस्ट वाला भी। तो स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है स्वदेश दर्शन स्कीम का वो यही है कि इन जो है जितने भी हमारे थीम बेस्ड है उसके टूरिज्म को बढ़ावा देना। क्लियर जी बात? तो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए कंपनी टू टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन एंजल इन्वेस्टर? एंजल होता है फरिश्ता। ठीक है जी, आपने लगाई कोई कंपनी, 2 महीने हुए, 4 महीने लगाए हुए, और वो जो हो गया उसका काम, यानी कि मान लो फेल हो गई कंपनी, पैसा वगैरह ये वो नहीं हो पाया, तो कोई एंजल आया, कोई फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने जो है कुछ आपके लिए किया। तो एंजल इन्वेस्टर एक वो बंदा होता है, वो पर्सन होता है जिसके पास जो है वो अमीर, रिच पर्सन, नेट वर्थ जो है काफी हाई है। एंजल इन्वेस्टर वो पर्सन है जिसकी अपनी इनकम, उसके पास बहुत पैसा है, और वो फरिश्ते की तरह आया और उसने आपकी कंपनी में पैसा लगा दिया। पैसा कब तक लगा सकता है? 3 सालों तक। आपने कंपनी खोली तो 3 साल से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए। आज खोली तो 3 साल तक एंजल इन्वेस्टर उसमें पैसा लगा सकता है। एंजल इन्वेस्टर मैंने बताया कौन सा इन्वेस्टर होता है? एंजल निवेशक वो निवेशक है जो एक फरिश्ते की तरह आता है, आपको जो है आपकी कंपनी में पैसा लगाया जिसने, और वो पैसा लगा सकता है 50 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में। 50 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच में पैसा लगा सकता है। कब? जब आपकी कंपनी को 3 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ है। एंजल इन्वेस्टर यानी कि वो इन्वेस्टर जिसकी नेटवर्थ, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अपना पैसा। ये वो होते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्सन होते हैं, बिजनेसमैन, उनकी फैमिली का मेंबर या कोई फ्रेंड, वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, के पास बहुत पैसा है। कॉमन मैन तो कहां ही एंजल इन्वेस्टर बन पाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ ए कंपनी टू टेक इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर? एंजल जो इन्वेस्टर, उससे कितनी एज होनी चाहिए कंपनी की मैक्सिमम? तो मैंने कहा ना कि 3 साल से ज्यादा ओल्ड नहीं होनी चाहिए, और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में। तो करेक्ट आंसर हियर इज 3 इयर्स। क्लियर है जी बात? अगला क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखो जी, उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है एक अर्थव्यवस्था में या एक फर्म में, तो उपयोग की जाने वाले पूंजी को क्या कहा जाता है? ठीक है, जो उपयोग होगी उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बताया था आपको, समय के साथ यूज, वियर,
टियर, यानी कि जो भी उसमें डिक्रीज हुआ, किसमें डिक्रीज हुआ, मॉनिटरी वैल्यू में। ठीक है जी, समय के साथ आज आपने गाड़ी, बाइक, स्कूटर कुछ भी लिया, समय के साथ उसकी जो मॉनिटरी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर जी बात, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज प्रीवियसली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनना दोस्तों, एक हमारे पहले होते थे हमारे पास साहूकार, सुना होगा आपने, बड़े बड़े लाले जो थे वो पैसा देते थे किसी को जब नीड होती थी, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लेते थे। फिर जो हमें लगा कि नहीं, बैंकों की जरूरत महसूस हुई। बैंकों की जरूरत कब महसूस हुई, जब साहूकार जो है गरीब आदमी को जो है ज्यादा इंटरेस्ट पे पैसे देने लगे। उसको तो लेने थे, गरीब को जरूरत थी, लेकिन साहूकार तो सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। तब बैंकों की जो थी वो जरूरत महसूस हुई। तो बैंकों की जरूरत महसूस हुई, तो उसमें 3 बैंक थे, एक था बैंक ऑफ कलकत्ता, एक था बैंक ऑफ मद्रास और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है जी, ये 3 बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, 3 बैंक। इन तीनों बैंकों को 1921 में, इन तीनों को कहते थे प्रेसिडेंसी बैंक। ब्रिटिशर्स के टाइम के थे ये, जब हमारे ऊपर राज था ना ब्रिटिशर्स का, तब ये बैंक थे तीनों, तो इसको कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक। तीनों को प्रेसिडेंसी बैंकों का नाम 1921 में रख दिया इंपीरियल बैंक। क्या रख दिया, इंपीरियल बैंक। 1921 के बाद 1955 में इन बैंकों का नाम रख दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में। और फिर आज की डेट में जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर का बैंक है, नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। एसबीआई का आजकल जो चेयरपर्सन कौन है, दिनेश कुमार खारा। कौन है जी, दिनेश कुमार खारा चेयरपर्सन है एसबीआई के। और फर्स्ट लेडी जो थी इसकी, जो चेयरमैन एसबीआई की, कौन थी, फर्स्ट लेडी चेयरमैन थी अरुणधति भट्टाचार्य। ठीक है जी, अरुणधति भट्टाचार्य जो थी वो पहली वुमेन चेयरमैन थी एसबीआई की। एसबीआई 1955 में बना, पहले नाम था 1921 में इंपीरियल बैंक, और पहले ये 3 बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है जी बात। तो जो हमारे आजकल एसबीआई के चेयरपर्सन है वो है दिनेश कुमार खारा, और अरुणधति भट्टाचार्य पहली वुमेन चेयरपर्सन थी एसबीआई की। एसबीआई का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। कहां पे हेडक्वार्टर, मुंबई में। क्वेश्चन पढ़ो, Which among the following was previously known as Imperial Bank of India? सीधा सीधा करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड द प्राइसिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट आर। देखो जी, मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति में बैंक उत्पादों के मूल्य निर्धारण है, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, तो प्राइसिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। देखो जी, जब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तो उस देश की जो परचेजिंग पावर है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब, पहले 10 रुपए के आते थे आलू, अब 20 रुपए के हैं, फिर 30 रुपए के, 50 रुपए के। तो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है उनकी। परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता उनकी। पहले जो था 100 रुपए घर से लेके जाओ तो 10 किलो आलू आते थे, 10 रुपए किलो थे, 10 किलो आलू। अब 30 रुपए किलो है, 100 रुपए के कितने, 3 किलो आएंगे, 10 रुपए वापिस ले आओ घर को। ठीक है जी, तो जो है परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, परचेजिंग पावर कम हो रही है। अब देखना, परचेजिंग पावर जब कम हो रही है तो डिमांड जो है वो भी कम रहेगी। डिमांड कम रहेगी ना, इन्फ्लेशन कहां से डिमांड होगी जब परचेजिंग पावर ही कम होगी। जो 10 किलो आलू 100 के आते थे, अब 3 किलो आ रहे हैं। तो जैसे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर कम हो रही है, डिमांड उसकी कम हो रही है, तो बैंक प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज होगी। आया समझ में? अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, अगर बैंक प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है उस केस में वो इंक्रीज होती है। कैसे होती है? इन्फ्लेशन बढ़ी, महंगाई, परचेजिंग पावर उसकी कम हो गई,
परचेजिंग पावर कम है तो उसकी डिमांड कम होगी, फिर ठीक है जी, जब महंगाई बढ़ रही है तो क्या कर सकते हैं, डिमांड कम होगी, उस केस में जो बैंक प्रोडक्ट की प्राइसिंग है वो इंक्रीज होती है, बैंक उत्पादों का मूल्य जो है वो इंक्रीज होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the public procurement policy announced with regarding to MSME? बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एक्ट आया था 2006 में ठीक है जी बात। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो 2006 में एक्ट आया, उसमें 2012 में एक अमेंडमेंट की उस अमेंडमेंट में बोला कि ये जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, एमएसएमई से 25% आपको परचेज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है उसकी भी जो है वो ग्रोथ हो सके। ठीक है जी, कम से कम 25% एमएसएमई से खरीदना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा, ताकि एमएसएमई सेक्टर जो है वो भी ग्रो कर पाए। तो क्वेश्चन है, व्हेन वाज पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी अनाउंस्ड? आंसर है 2012। आया कब था? 2006 में। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके लिए जो हमारे जो सबसे ज्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो रहते हैं चाइना में, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंडिया, जहां पे लघु सूक्ष्म उद्योग बहुत सारे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज 2012। आज का लास्ट क्वेश्चन है, Which among the following determine the economic strength of a country? किसी देश की आर्थिक शक्ति का निर्धारण कौन करता है? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, एक देश में स्वास्थ्य, हाँ ये करता है। डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, साक्षरता का, ये भी करता है। डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ये भी करता है। डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का विकास, ये भी करता है। मोस्ट एप्रोप्रिएट देखना है जी, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ? तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक इकोनॉमिस्ट की जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यों? डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि इंडस्ट्री वो रहती है हमारे देश के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है वो। अगर किसी देश का जो है आर्थिक विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, तो वहां की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन। क्यों? जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, जैसे जैसे विनिर्माण का विकास होगा मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज लगाएंगे। रूरल एरिया में इंडस्ट्री लगाएंगे तो इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी ना जी, इंप्लॉयमेंट बढ़ गई तो अगर इंप्लॉयमेंट बढ़ गई तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी प्रेशर कम होगा। कब? जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ तभी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ, रूरल एरिया में इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, इंप्लॉयमेंट भी जनरेट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी प्रेशर कम किया। तो क्वेश्चन है, व्यू डिटरमाइन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो है बैकबोन है हमारे जो है इकोनॉमी की। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इकोनॉमी के लिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और हैव अ गुड डे।